डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मजमिश्र। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। वक्फ संशोधन विधेयक पर नहीं थम रहा विवाद, अब आरजेडी ने भी कहा जाएंगे कोर्ट। हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने तोड़ा अनशन, बोले आंदोलन जारी रहेगा। वक्त के मुताबिक, समय के मुताबिक पता नहीं किस केड़े मोड़ पे जाके आंदोलन की की रूपरेखा बननी है। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। भाषा विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी बोले, तमिलनाडु के नेता तमिल में सिग्नेचर क्यों नहीं करते। राज्य सरकार से की डॉक्टरी की पढ़ाई तमिल में करवाने की मांग। रामेश्वरम पहुंचकर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर श्रीलंका से हुई 14 भारतीय मछुआरों की रिहाई। मोदी ने किया बौद्ध तीर्थ अनुराधापुरा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। किसान नेता डल्लेवाल ने 131 दिन बाद अपना अनशन किया खत्म। महापंचायत बुलाकर किया ऐलान। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने की थी अपील। केरल के पूर्व मंत्री एम ए बेबी बने सीपीएम के नए महासचिव। येचुरी के निधन के बाद से खाली था पद। पार्टी की 24वीं कांग्रेस में लिया गया फैसला। भूकंप से तबाह म्यांमार के लिए भारत ने भेजी 31 टन की मदद। सेना के अस्पतालों में पहुंची भारत की राहत सामग्री। भूकंप में 3000 से ज्यादा ने गंवाई थी जान। और अमेरिका में ट्रंप और मस्क के खिलाफ प्रदर्शन, लाखों लोग विरोध में उतरे। देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीतियों समेत तमाम फैसले इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन अब उन्हें इन फैसलों को लेकर अपने देश में ही बड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को अमेरिका के कई शहरों में हजारों की संख्या में लोग ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। ट्रंप की नीतियों का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने सरकारी कर्मचारियों की छंटनी से लेकर टैरिफ, ट्रेड वॉर और नागरिक स्वतंत्रता के हनन जैसे मुद्दों पर वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, फ्लोरिडा, लॉस एंजलिस समेत तमाम शहरों में रैलियां निकाली। एक रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। शनिवार को अमेरिका के कई शहरों में ऐसा ही नजारा दिख रहा था। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग डोनाल्ड ट्रंप के तमाम फैसलों का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारी ट्रंप के एजेंडे को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। इनमें से कुछ के हाथों में टैरिफ खत्म करने की मांग वाले पोस्टर भी थे। ये लोग टैरिफ, कर्मचारियों की छटनी, अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और मानवाधिकार समेत कई मुद्दों पर अपना विरोध जता रहे थे। प्रदर्शनकारी ट्रंप सरकार के कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का भी विरोध कर रहे थे। वॉशिंगटन में एक महिला प्रदर्शनकारी का कहना था कि वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हैं। I'm very inspired when I think about Mahatma Gandhi, really. मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं आज इसलिए प्रदर्शनकारियों का साथ देने आई हूँ क्योंकि ये हमारी जमीन है। हमने यहाँ का नमक खाया है। मैं पहले, मेरा देश पहले, मेरे यहाँ बने सामान पहले। इस तरह की लालचपूर्ण बातों को मैं नहीं मानती। ये सब बातें ना तो दुनिया के लिए सही हैं और ना ही मानवता के लिए। कई प्रदर्शनकारी बेहद गुस्से में थे। न्यूयॉर्क में एक प्रदर्शनकारी का कहना था कि ट्रंप सरकार की नीतियों के चलते हमें दुनिया भर में अपने सहयोगियों को खोना पड़ रहा है और यहाँ अमेरिका में उनकी नीतियां लोगों के लिए तबाही का कारण बन रही है। लोग अमेरिका में ट्रांसजेंडर की पहचान खत्म करने को लेकर भी गुस्से में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालते ही ऐलान किया था कि अब अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर यानी महिला और पुरुष ही रहेंगे। किसी भी जगह पर तीसरे जेंडर के लोगों को जगह नहीं मिलेगी। कुछ लोग तो डोनाल्ड ट्रंप पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से प्रेरित होने और उनके रास्ते पर चलने का आरोप लगा रहे थे। What I believe is going on, this is Putin's plan to destroy and disrupt the West and the Western alliance. ये तो पुतिन की योजना है जो कि पश्चिमी देशों और पश्चिमी गठबंधन को नष्ट करना चाहती है। पुतिन को इस मामले में ट्रंप जैसा सही पिट्ठू मिल गया है।
जो कि रेसिप्रोकल टैरिफ जैसी अपनी गलत नीतियों को लागू कर रहा है। इस तरह की नीतियां अमेरिका को पूरी तरह से अलग थलग कर देंगी। ट्रंप सरकार की नीतियों के खिलाफ अमेरिका भर में 1000 से भी ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन किए गए। इन प्रदर्शनों का नाम हैंड्स ऑफ रखा गया था। इनमें नागरिक अधिकार संगठनों, श्रमिक संघों, पूर्व सैनिकों और तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल थे। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने भारत पर भी 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। भारत के अलावा और जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया है उनमें चीन, मलेशिया, कनाडा, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप की तमाम नीतियों के खिलाफ अमेरिका के लोगों ने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रदर्शन किया है। जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन, पुर्तगाल जैसे कई देशों में प्रदर्शन हुए हैं। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और इधर भारत में वक्फ संशोधन विधेयक पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून की शक्ल ले चुका है। शनिवार देर रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी, लेकिन इस पर मचा घमासान जारी है। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहीं इस विधेयक को लेकर बिहार की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट के साथ हैं अंशिता। शनिवार देर रात राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन गया और उसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। हालांकि ये कानून कब से लागू होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में जिस तरह से तीखी बहस हुई उसका असर इसके कानून बनने के बाद भी दिख रहा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी विधेयक को लगातार चुनौती मिल रही है। अब राष्ट्रीय जनता दल भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। आरजेडी नेता और सांसद मनोज झा कहते हैं, नहीं, अब तो प्रक्रिया में है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले बैच का पिटीशन कल अपलोड होगा। उसके बाद कई हमारे जो आनुषंगिक संगठन हैं दल के अंदर, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, अलग अलग समुदाय का, ये सब जा रहे हैं। और लबोलुबाब ये है कि ये इसके मूल चरित्र में संविधान का हनन है, सौहार्द को खत्म करने की साजिश है। तो संविधान खत्म, सौहार्द खत्म, तो बचा क्या? शून्य ना। और हमें यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमेशा की तरह जो लोगों के अंदर एक डिस्पेयर है, एक निराशा का भाव है, उसको एड्रेस करेगा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि ये अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। विधेयक के खिलाफ 3 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस पार्टी की ओर से बिहार के किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने सवाल किया है कि अगर ये विधेयक असंवैधानिक था तो इस पर संसद में बात क्यों नहीं की गई। जगदम्बिका पाल कहते हैं, अगर असंवैधानिक कानून था तो देश की पार्लियामेंट के फोरम पे राहुल गांधी को क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। उन्होंने कोई न सुझाव दिया, न कोई आलोचना किया, न कोई अपने तर्क दिए, न कोई तर्क प्रियंका ने दिया और न कोई तर्क राज्यसभा में सोनिया गांधी ने दिया। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में घंटों बहस हुई है और इस पर चर्चा देर रात तक हुई है। इस विधेयक पर सवाल उठाने वालों को आशंका है कि सरकार इस कानून के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। वहीं वक्फ संशोधन कानून को लेकर बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में टकराव बढ़ता जा रहा है। कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब खामोश हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। एक बड़ी खबर पंजाब से है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है।
डल्लेवाल किसानों की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से ही पंजाब हरियाणा सीमा पर अनशन पर थे। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने रविवार को घोषणा की कि वो अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो नए सिरे से किसान आंदोलन का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। ये घोषणा पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में आयोजित किसान महापंचायत के दौरान की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन को लेकर समर्थन जुटाने के लिए इस किसान महापंचायत का आयोजन किया था। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं निजी तौर पर अनशन समाप्त करने के हक में नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के आदेश पर अनशन समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। अंदोलन जारी है, वक्त के मुताबिक, समय के मुताबिक, पता नहीं किहड़े मोड़ से जाके अंदोलन की की रूपरेखा बननी है, ਉਹਦੇ ਲਈ संगत को अपील की है। डल्लेवाल ने कहा कि अनशन समाप्त करने के साथ ही ये संकल्प भी लेता हूं कि हम देश के कोने कोने में जाकर एमएसपी गारंटी कानून पर चल रहे आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे और जिंदगी की आखिरी सांस तक किसानों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। पिछले महीने 21-22 मार्च को पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने किसानों को जबरन हटा दिया था, जहां वो पिछले 1 साल से धरने पर बैठे थे। डल्लेवाल और कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं आंचल। आईपीएल 2025 में जसप्रीत बुमराह की वापसी ने मुंबई इंडियंस के फैंस के बीच उत्साह पैदा कर दिया है। स्टार तेज गेंदबाज ने हाल ही में मुंबई इंडियंस टीम के साथ जुड़कर अपने प्रशंसकों को खुश कर दिया है। मुंबई इंडियंस को 7 अप्रैल को अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करना है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं है कि बुमराह इस मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं। इसके बावजूद उनकी वापसी की खबर ने विरोधी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि बुमराह अपने शानदार गेंदबाजी कौशल के लिए जाने जाते हैं। दरअसल बुमराह पिछले कुछ वक्त से बैक इंजरी से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी। इसके बाद वो बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे थे। हाल ही में एक रिपोर्ट में उनकी वापसी को लेकर अनिश्चितता जताई गई थी, लेकिन अब उनकी टीम से जुड़ने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि उनके मैच खेलने की स्थिति पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जानकारों की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि वो 13 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं। उनकी वापसी से मुंबई इंडियंस के पेस अटैक को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बता दें कि बुमराह 2013 से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं और तब से वो टीम के पेस अटैक की रीढ़ रहे हैं। अब तक उन्होंने मुंबई के लिए 133 मैचों में से 165 विकेट हासिल किए हैं। हालांकि बैक इंजरी के कारण वो आईपीएल 2023 में हिस्सा नहीं ले सके थे। उनकी ताजा चोट इस साल 4 जनवरी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सिडनी टेस्ट के दौरान लगी थी, जिसके चलते वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। ये भारतीय टीम और मुंबई इंडियंस दोनों के लिए बड़ा झटका था। आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस ने बुमराह को 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, जो उनकी अहमियत को दर्शाता है। टीम ने अब तक 4 मैच खेले हैं, लेकिन सिर्फ 1 में जीत हासिल की है और इसी परफॉर्मेंस की वजह से वो पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर है। बुमराह की वापसी से टीम को उम्मीद है कि वो अपने प्रदर्शन को बेहतर कर पाएंगे और प्लेऑफ के दौर में मजबूती से वापसी करेंगे। फैंस को अब जसप्रीत बुमराह के मैदान पर उतरने का बेसब्री से इंतजार है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। खेल की खबरें सुना रही थी आंचल। और अब आज की खास रिपोर्ट। तमाम गजल गायकों के लिए पहली पसंद आज के दौर में भी जिगर मुरादाबादी हैं। जिगर साहब के तमाम मशहूर शेर आपने भी ज़रूर सुने होंगे और अगर आपने जगजीत सिंह, बेगम अख्तर से लेकर तमाम मशहूर गायकों को सुना होगा तो जिगर मुरादाबादी को बखूबी जानते भी होंगे। जिगर साहब को उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। बहुत ही मशहूर शेर है, यह इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसी तरह एक और शेर पर गौर फरमाइए। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। ये जिगर मुरादाबादी हैं, एक ऐसे शायर जिनकी शायरी में प्रेम की गहराई है, रिश्तों की कशमकश है, विरह है और जीवन की वो सच्चाइयाँ हैं जो आपको उनके और करीब ले जाती हैं। जिगर साहब 20वीं सदी के एक बेहद मशहूर शायरों में से एक रहे और उनकी गज़लों को तकरीबन सभी मशहूर गज़ल गायकों ने अपनी आवाज़ दी। बेगम अख्तर, जगजीत सिंह, गुलाम अली से लेकर मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और तलत महमूद तक ने जिगर साहब को गाया और उनकी तमाम गज़लें मशहूर हुईं। जिगर साहब पैदा हुए 6 अप्रैल 1890 को मुरादाबाद में। पैदाइशी नाम था
अली सिकंदर। पिता मौलाना अली नज़र खुद एक मशहूर शायर थे। पूर्वज दिल्ली के थे और शाहजहां को अरबी और फारसी सिखाते थे, लेकिन शाहजहां उनसे किसी बात पर नाराज़ हो गए तो दिल्ली छोड़कर जा पहुंचे मुरादाबाद। फिर यहीं से शायरी का सफ़र आगे की पीढ़ियों तक चलता रहा। बेशक जिगर साहब को शायरी विरासत में मिली, लेकिन पेट पालने के लिए उन्होंने स्टेशनों पर चश्मे बेचे और कई मुश्किल घड़ी झेली। अंग्रेज़ी में हाथ तंग था, घर में फारसी सीखी थी, स्कूली पढ़ाई तो नहीं हो पाई, लेकिन शेर कहने का उनका अंदाज़े बयां ऐसा कि लोग फिदा हो जाते। जिगर साहब ने पहले मिर्ज़ा दाग से सीखा, फिर तस्लीम और असगर के साथ जुड़े और फिर शायरी और गज़ल कहने की बारीकियां ऐसी सीखीं कि हर तरफ लोग उन्हें सुनने की फरमाइश करते। शायरी करते करते आगरा की तवायफ वहीदन से इश्क किया, निकाह पढ़ा, लेकिन कुछ दिनों में रिश्ता टूट गया। फिर उनकी ज़िंदगी में आई मैनपुरी की गायिका शीरजन, लेकिन उनके साथ भी रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाया। बेगम अख्तर, जो तब अख्तरी बाई फैज़ाबादी हुआ करती थीं, उनसे वे शादी का पैगाम पहले ही ठुकरा चुके थे, जिसका अफसोस उन्हें ताउम्र रहा। निजी ज़िंदगी चाहे जैसी हो, लेकिन उनकी शायरी और गज़लकारी में जो गहराई थी वह 20वीं सदी के किसी उर्दू शायर में नहीं मिलती। उनके संग्रह आतिशे गुल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उनकी तमाम किताबें आज भी गज़ल गायकों के लिए एक नायाब खजाने की तरह हैं। 9 सितंबर 1960 को गोंडा में उनका निधन हो गया। जाते जाते जिगर साहब कह गए, मेरा कमाल इस शेर बस इतना ही है जिगर, आप हम पे छा गए और हम ज़माने पे छा गए। जिगर साहब को डीबी लाइव परिवार की ओर से नमन। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज़ सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।